नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको विदेशी अधिनियम से जुड़े कानून के बारे में बताएंगे। हम आपको इस एक्ट के प्रावधानों की जानकारी देंगे। हम देश में आए विदेशियों के बुनियादी हक पर भी जानकारी देंगे। देश में आए हुए विदेशियों पर किस तरह के कानूनी प्रावधान हैं, ये विदेशी अधिनियम 1946 तय करता है। विदेशियों के मामलों में भारत की अंतरिम सरकार को कुछ शक्तियां प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम भारत के स्वतंत्र होने से पहले अधिनियमित किया गया था और बदलाव के साथ आज भी लागू है। यह तो थी बुनियादी जानकारी। अब इससे जुड़े और भी पहलुओं की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी। सर, आपका स्वागत है। अगर आपका विदेशी अधिनियम से जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमें फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-612-7937 और 0120-612-7938। आप हमें फोन कर सलाह ले सकते हैं। तो अब सीधे रुख करते हैं ऋषिपाल जी का, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर देखिए, आम तौर पर हम बात तो फॉरेनर्स की कर रहे हैं, विदेशी अधिनियम की कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी रहने वाले लोग हैं जिनके कई रिश्तेदार बाहर रहते हैं और ऐसे में उनके लिए भी यह जानकारी काम आएगी। उनके भी मन में जो सवाल है उससे एड्रेस करने का वक्त है। सर, सबसे पहला और बेसिक सवाल उसी से शुरुआत करते हैं कि आखिर विदेशी अधिनियम या फॉरेनर्स एक्ट क्यों लाया गया? सर देखिए, विदेशी अधिनियम जो है इसको हम फॉरेनर्स एक्ट कहते हैं। इसके पृष्ठभूमि में जाते हैं तो ये 1946 के आसपास जब इस एक्ट की आवश्यकता महसूस की गई, जब ऐसा लग रहा था कि एक समय ऐसा आएगा कि भारतवर्ष को अब आजादी मिलने जा रही है, तो ऐसी स्थिति में जो लोग हमारे देश में थे, जो विदेशी थे, अगर वो आजादी मिलने के बाद रह जाते हैं या कुछ दिनों बाद उनको जाना होता है, तो उनके साथ किस तरह से जो हमारा राष्ट्र है, हमारे राष्ट्रीय कानून किस तरीके से काम करेंगे। इसके अलावा क्योंकि वो एक ऐसा समय होगा, एक संक्रमण का समय था, बहुत सारे लोग हो सकता है हमारे देश को छोड़ के जाए, बहुत सारे लोग हो सकता है हमारे देश के अंदर वापस आए। जैसे ऐसी संभावनाएं बन रही थी कि देश का बंटवारा हो जाएगा या कुछ और ऐसी संभावनाएं थी। तो ऐसी स्थिति में ये गौर किया गया कि एक ऐसा नियम हो जिसके अंदर सबसे बड़ी बात है, विदेशी जो अधिनियम जो होगा तो राष्ट्रीयता का जो प्रश्न है वो भी उसके अंदर कहीं ना कहीं देखा जाएगा। और अगर कोई विदेशी हमारे यहाँ रह जाते हैं तो उनके साथ हम कैसे ट्रीट करेंगे, वो अपराधी है तो कैसे ट्रीट करेंगे। अगर वो मान लीजिए उनके कुछ बच्चे हैं वो हमारे देश में अगर हो जाते, तो ये बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम को लाया गया। और उस समय कहीं ना कहीं जो हमारे जो कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज थे उनका भी कहीं ना कहीं प्रभाव था कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज के बीच में जो उनके नागरिक हैं उनको कहीं ना कोई ऐसा व्यवस्था की जाए कि उनके बीच में एक आपस में जुड़ाव पैदा हो और कुछ ऐसी विशेष सुविधाओं के कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज हैं उनके जो नागरिक हैं बहुत आसानी से जा सके। जैसे आपने इसीलिए गौर किया होगा कि उसके बाद से विशेष तौर पे जो उन कॉमनवेल्थ देशों के अंदर जो स्कॉलरशिप के लिए बच्चे जाते थे, पढ़ाई के लिए जाया करते थे, वो सब चीजें होती थी। तो उन सारी बातों को ध्यान में रख के अधिनियम को लाया गया था। ठीक है सर, अब इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल भी है। चूंकि आपने राष्ट्रमंडल देशों की बात की, तो सरकार का सर राष्ट्रमंडल देशों के नागरिकों और अन्य व्यक्तियों को एक्ट में छूट देने की क्या क्या शक्तियां हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि राष्ट्रमंडल के विशेष तौर पर राष्ट्रमंडल के राष्ट्रों को छूट देने की जो शक्तियां हैं उनके पीछे बहुत ही कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लॉजिक था। और हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हमारे जो भी समझो 1950 से पहले के जितने भी हमारे कानून थे उनके अंदर जो राष्ट्रमंडल देश थे या ब्रिटिश सरकार थी उनका एक अपना सोच और योगदान बहुत इम्पोर्टेंट था। इसमें इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। और ब्रिटेन ने राष्ट्रमंडल जो की स्थापना की और इसको और आगे बढ़ाया, तो उनके मन में था कि जो भी
राष्ट्रमंडल के देश है उनको विशेष रूप से कुछ शक्ति दी जाए जो उसमें रहने वाले नागरिक हैं, जिससे कि उनके बीच में आना जाना जो है वो बहुत आसान हो सके। तो इसी विशेष शक्तियों को जो कॉमन जो हमारी जो सरकारें होती हैं उनको, क्योंकि सरकारों के पास जो नागरिकता प्रदान करने का या नागरिकता लेने का अधिकार होता है, तो ऐसी स्थिति में कुछ राष्ट्रों में, क्योंकि हमारा कानून भी है, संविधान के अंदर भी है कि हम बात करते हैं स्वतंत्रता की और हम बात करते हैं समानता की होते हुए भी हम किसी विशेष प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए किसी विशेष लोगों को हम क्या कर सकते हैं, आ दे सकते हैं। जैसे राष्ट्रमंडल के देशों को देना है। अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो जैसे आप देखते हैं कि नया जो हमारा नियम है उसके अंदर किस तरीके से और लोगों को राष्ट्रता दी गई है। अभी बांग्लादेश में आए कुछ लोग थे, लेकिन वो क्योंकि बहुत समय से रह रहे थे, हिंदू थे, और हमारी राष्ट्रता जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है उसमें परिवर्तन आया। तो ये सारे प्रावधान होते हैं जो सरकार जब ये देखती है कि हाँ उनके नागरिकों के लिए या उसमें रहने वाले लोग जिनसे वो संबंध रखते हैं, जो उस देश के लिए बेहतरी के लिए हो सकते हैं, उनके लिए विशेष एक छूट दी जाती है और उन छूट का वो जो लोग लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने हाईलाइट किया सर। अब एक और लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर जो विदेशी होते हैं उनके परोल पर क्या कुछ प्रावधान है सर? देखिए, परोल आप एक शब्द समझिए, परोल होता क्या चीज? हाँ बिल्कुल। परोल एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें एक व्यक्ति जब कन्विक्ट हो जाता है, यानी कि उसको जब सजा याफ्ता हो जाता है और सजा याफ्ता होने के बाद उसको सजा मिल जाती है और वो उस देश के अंदर सजा काट रहा होता है। एक व्यक्ति जो सजा काट रहा है वो हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो नागरिक है, और अगर वो हमारे देश का नागरिक नहीं है तो भी वो एक ह्यूमन बीइंग है, यानी उसके कुछ ह्यूमन राइट्स भी हैं। तो जैसे हमारे देश के नागरिकों को कुछ ह्यूमन राइट्स होते हैं, अगर मान लीजिए कोई सजा याफ्ता है, अगर उसके परिवार में कोई मिस हैपनिंग हो गई है, वो व्यक्ति बीमार पड़ गया है, जैसे आपने अभी देखा, अभी आपने आज का ही जो उदाहरण है, कल की डेट में बाबा आसाराम जी को बेल मिली है, 3 महीने की पैरोल उनको दी गई है ये अपने इलाज कराने के लिए। तो जैसे हमारे देश में चाहे कोई व्यक्ति ने सजा याफ्ता हो, वो सजा भोग रहा है एक अलग बात है, लेकिन ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रखते हुए जिस तरह हमारे देश के नागरिकों के पास ये अधिकार होता है कि उन अधिकारों का इस्तेमाल करके वो अपना इलाज करा सकते हैं, किसी जो नजदीकी उसकी अगर मान लो कोई मिसहैपनिंग हो गई है, कोई एक्सपायर हो गया है, कोई और चीज हो गई, उनके पास जा सकते हैं या उनके पास रह सकते हैं। तो ऐसे ही अधिकार जो होते हैं वो कहीं ना कहीं पैरोल के अधिकार जो है विदेशियों के लिए भी होते हैं। कड़े प्रतिबंध उनके साथ लगाए जाते हैं कि उनको ऐसे इंश्योर किया जाता है कि जब पैरोल की अवधि खत्म हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में दोबारा से उस देश में आकर उनको सरेंडर करना है। और सारे प्रावधान जो कि सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट होता है, कोर्ट का अपना सेटिस्फेक्शन होता है, उससे कोई ऐसा कानून नहीं है। कोर्ट को जब सेटिस्फेक्शन लगता है, मान लीजिए बेल ऑर्डर के लिए, श्योरिटी के लिए जो कंडीशंस होती हैं, वो सारी कंडीशन को फुलफिल करनी पड़ती है। अगर वो सारी कंडीशन फुलफिल करते हैं तो ऐसी स्थिति में पैरोल जो मानवीय आधार पे एक छूट है उन लोगों के लिए जो लोग कन्विक्ट हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा, जिनको ऑलरेडी सजा हो चुकी है, उन लोगों को जो है जो कुछ समय के लिए छोड़ा जाता है, क्योंकि जो इंटरिम बेल होती है वो उन लोगों के पास होती है जो लोग अंडर ट्रायल होते हैं। लेकिन जिनको सजा हो जाती है उनको, क्योंकि सजा हो गई, अब इंटरिम बेल का तो कोई प्रोविजन है नहीं, तो पैरोल पे कुछ समय के लिए छोड़ा जाता है। वो जो पैरोल व्यवस्था है वो नागरिकों के लिए भी, गैर नागरिकों के लिए भी मानवीय आधार के ऊपर उसकी व्यवस्था की जाती है। मतलब ओनली फॉर कॉन्विक्ट, नॉट फॉर एक्यूज्ड। एक्यूज्ड जो होते हैं जिसको अंडर ट्रायल बोलते हैं जी, अंडर ट्रायल के लिए, अगर अंडर ट्रायल को कुछ समय के लिए जेल से बाहर आना है तो वो बेल पे आएगा या इंटरिम बेल पे आएगा, इंटरिम बेल की अंतरिम बेल पे आएगा। लेकिन अगर उसको सजा हो गई है, वो कॉन्विक्ट हो गया है, वो सजा याफ्ता हो गया, तो उस समय तो बेल का कोई प्रोविजन है ही नहीं। तो उस समय जो आता है वो पेरोल के ऊपर वापस आता है। वो पेरोल उसकी लगती है 20 दिन की, 30 दिन की, 50 दिन की, 60 दिन की, इस हिसाब से लगती है। ओके सर, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई। अब इसके बाद सर एक और बात आती है कि विदेशियों यानी फॉरेनर्स द्वारा बार बार आने जाने वाले स्थानों को नियंत्रित करने की शक्ति क्या है? देखिए, ये एक हर राष्ट्र के अंदर, कोई भी राष्ट्र हो, हर राष्ट्र में, वैसे तो हमारे देश में संविधान है और संविधान में ये अधिकार दिया गया है कि कोई भी जो नागरिक है इस देश में कहीं भी भ्रमण कर सकता है, कहीं भी आ सकता है, जा सकता है,
उसके आने जाने पर कोई रोक नहीं है। हमारे संविधान की ये एक सामान्य नियम है। लेकिन नियम ये कहता है कि सामान्य जो कानून होता है, जिसको हम जनरल लॉ बोलते हैं, जनरल लॉ के ऊपर स्पेशल लॉ जो है प्रिवेल करता है। जैसे एग्जांपल है कि जनरल लॉ कहता है कि हमारे को ये अधिकार है कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसी जगह जहाँ पे जाने का उसको अधिकार नहीं, जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर नहीं जा सकता। या मान लीजिए ऐसे स्थान है जैसे कोई साइंस का कोई जो अनुसंधान के कोई केंद्र है या परमाणु के केंद्र है जहाँ पर ये काम होता है, तो ऐसी स्थिति को बहुत संवेदनशील स्थान माना जाता है। वहाँ पे आम नागरिकों को या उसके अलावा जो विदेशियों को विशेष तौर पे मनाही होती है कि इतने मीटर में ना केवल आप आ सकते हैं, बल्कि आपने कई बार देखा होगा कि ऐसे स्थानों पर विशेष रूप से बाहर जो बोर्ड लगा हुआ होता है कि आप वहाँ की फोटोग्राफ भी नहीं खींच सकते। ना आप वहाँ की फोटोग्राफ खींच सकते हैं, ना आप वहाँ पर मैप कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार को यह अधिकार होता है, जनरल कानून के ऊपर स्पेशल लॉ ला के वो अधिकार कर सकती है अपने देश के नागरिकों के ऊपर भी और विशेष तौर पर विदेशियों के ऊपर भी, कि वो एक अमुक स्थान के ऊपर ना आए। एक तो ये बात। दूसरी बात, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, कश्मीर का एग्जाम्पल लेते हैं, अब से कुछ समय पहले आप सब जानते हैं कि आतंकवाद अपनी चरम सीमा पे था। तो ऐसी स्थिति में जो विदेशी नागरिक थे उनको सरकार ने, क्योंकि वो नहीं चाहते थे किसी भी तरीके से जो वहाँ की व्यवस्था है उसमें खराबी हो या किसी विदेशी नागरिक की जान में के लिए कोई दिक्कत हो पैदा हो या और कोई परेशानी हो, तो ऐसी स्थिति में समय समय पर सरकार ऐसे अधिनियम लाकर या मान लीजिए ऐसा नोटिफिकेशन जारी करके कहीं पर भी किसी विदेशी नागरिक को या इवन देशी नागरिकों को जाने पर रोक लगा सकती है। जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताया कश्मीर का था, कुछ समय के लिए कश्मीरी वहां पर विदेशी नागरिकों को जाने से रोक लगा दी गई थी कि भाई जब तक ये सारी परिस्थितियां सामान्य नहीं हो जाती। धीरे धीरे परिस्थितियां सामान्य होती चली जाती हैं। उसी प्रकार से जो देश के नागरिक है और विदेशी नागरिकों को भी उनको जो अधिकार मिलते हैं। लेकिन उसके अंदर भी अगर कोई विदेशी नागरिक है और सरकार को लगता है विदेशी नागरिक कोई संदिग्धता घेरे में है या वो स्पाई हो सकता है या किसी भी तरीके से किसी अमुक स्थान पर जाने पर कोई वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में भी जो होम मिनिस्ट्री होती है उसको अधिकार होता है कि उस व्यक्ति के विचरण को वो रोक सकती है, उसको आदेश पास कर सकती है और उसको वहां जाने से रोका जा सकता है। ठीक है सर, अब एक और सवाल है कि विवरण प्रस्तुत करने के लिए होटल संचालकों और अन्य लोगों का क्या कुछ दायित्व है? देखिए, अब उसमें के अंदर भी हम बात करते तो हमारे देश, अब से हम बात करते हैं पिछले 50 वर्षों में तो हमने किस तरीके से लगातार जो होटल इंडस्ट्री है उसमें कैसे कैसे परिवर्तन आया है। अगर अब से 50 वर्ष पहले की बात करेंगे ना, 50 वर्ष पहले तो जो बहुत पहले की बात मैं आपको बताता हूँ कि जो कम उम्र के लोग हुआ करते थे, तो जो लोकल एरिया होता था, लोकल एरिया में तो जो वहाँ के रहने वालों को वहाँ पर होटल्स भी नहीं प्रोवाइड हुआ करते थे कि भाई आप यहाँ पर लोकल रहने वाले तो आपको होटल्स नहीं मिलेंगे रहने के लिए या एक दिन के लिए। तो धीरे धीरे परिवर्तन आया। आज हम देखते हैं कि हमारे देश में जो खुलापन आया है, हमारे देश में लोग जो है रिलेशनशिप को और अब सामान्य बहुत सारी रिलेशनशिप ऐसी हैं जो कि पति पत्नी के रूप में नहीं है लेकिन उनको स्वीकार किया जा रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति में जो होटल के जो मालिक होते हैं, जो होटल का व्यवसाय करने वाले लोग होते हैं, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी ये होती है कि जो भी गेस्ट उनके पास आता है उस गेस्ट की प्रॉपर इंक्वायरी जो होती है वो उसकी आइडेंटिफिकेशन को वो पूरी तरीके से मांगने का उनको अधिकार होता है। यानी कि वो कोई भी जो गेस्ट उनके यहाँ रह रहा है वो उसको अधिकार के तहत वो उससे उसका सारे विवरण को ना केवल मांग सकते हैं बल्कि अपने पास उसके जो उसका रहना है उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं कि हाँ वो व्यक्ति हमारे पास इतने दिन रहा। वो देशी भी हो सकता है, वो विदेशी भी हो सकता है। कोई विदेशी नागरिक अगर आता है तो ऐसी स्थिति में ये होता है कि जो विदेशी नागरिक होता है और उनको लगता है विदेशी नागरिक है तो उनका पासपोर्ट की कॉपी भी वो अपने पास जमा रखते हैं कि ऐसी स्थिति में अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आती है तो वो जो संबंधित पुलिस अधिकारी है उनको दिखाया जा सकता है। और अब लगातार जैसे आपको मैं बता रहा था कि होटल इंडस्ट्री में लगातार पहले से और खुलापन आ रहा है। हालांकि बहुत सारे रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए, लेकिन फिर भी लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए जो विदेशी नागरिक जब आते हैं तो उनकी मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए और उसके अलावा जो वो आ रहे हैं जा रहे हैं या मान लीजिए कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आती है या कभी आतंकवाद की स्थिति में कोई और प्रॉब्लम आती है, तो ऐसी स्थिति में जो
होटल के जितने भी कर्मचारी होते हैं, जो प्रबंधन होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि संबंधित जो अधिकारी हैं उन अधिकारी के साथ वो कोऑपरेट करें, और जो भी उनके गेस्ट आए हैं, हालांकि गेस्ट की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उनके पास गुप्त होती है, लेकिन वो ऐसी स्थिति में जब सेक्शन 91 का जो नोटिस होता है वो अगर पुलिस अधिकारी उनको देता है तो उनकी जो वेयर अबाउट्स होते हैं वो उनको बताने पड़ते हैं। ये ना केवल बताने पड़ते हैं बल्कि वो संबंधित अगर कोई कागजात आपसे मांगते हैं तो भी आपको पुलिस की किसी तफ्तीश के अंदर अगर देशी है या विदेशी विशेष तौर पर व्यक्ति है तो आपको कोऑपरेट करना पड़ता है और उनको सारे कागजात और सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। सिंह साहब, अगला बेहद महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि आखिर विदेशी यानी फॉरेनर्स हैं, उनके नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता के निर्धारण से जुड़े क्या कुछ प्रावधान है? देखिए, राष्ट्रीयता का निर्धारण जो है वो बहुत तरीके से निर्धारित होता है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट तो जो हमारे देश की जो राष्ट्रीयता है उसको हमें निर्धारण करना होता है हमारे जो मौजूदा कानून है उसके हिसाब से जी। और जब भी कोई विदेशी, कई बार ऐसा होता है कि जिसको हम या लोकल जो डिपार्टमेंट होता है वो उसको विदेशी करार देता है, लेकिन वो व्यक्ति ये क्लेम करता है कि वो निश्चित रूप से भारत का या उस देश का नागरिक है। जब कोई व्यक्ति उस देश के नागरिकता की अगर क्लेम करता है तो वो सारे के सारे प्रावधान जो उस देश की उसके आइडेंटिफिकेशन से होते हैं वो सारे के सारे प्रावधान उसको देने होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीयता से जुड़े हुए जो कानून होते हैं वो कानून के अंदर भी समय समय पर जो है, जैसे हमारे देश में हमने देखा कि जो सिटीजनशिप एक्ट के अंदर जो परिवर्तन आया उस परिवर्तन के चलते नागरिकता जो पहले थी उसके अलावा उसमें और रिलीज किया गया। तो इस तरह से नागरिकता जो होती है जब हम उसे कई तरीके होते हैं, जैसे हम वहाँ पर शरणार्थी अगर कोई व्यक्ति हमारे देश में शरण लेता है तो कुछ समय के बाद वो नागरिकता के लिए अमुक समय के बाद अप्लाई कर सकता है। या कोई व्यक्ति, कोई दो विदेशी यहाँ पर रहते हैं और उनका कोई बच्चा हो गया, तो बहुत सारे ऐसे कानून होते हैं अलग अलग। ऐसे जिस तरीके से ये नियम हमारे देश में आने वाले जो नागरिक हैं उन पर लागू होता है, इसी प्रकार से अगर कोई भारतीय नागरिक जो है अगर विदेश में जाता है, जिसको आपने बहुत कॉमनली वर्ड सुना होगा, ग्रीन कार्ड मिल गया, या मान लीजिए, तो ये इस तरह से जो कार्ड्स मिलते हैं, वहाँ रहने का परमिशन मिलती है। तो ये हर एक देश का अपना अपना एक नियम होता है, अपने अपने नियम के हिसाब से वो देश नागरिकता प्रदान करता है, और नागरिकता का जो नियम होता है उस नियमों में बदलाव भी होता है। वो ऐसा नहीं है तो नियम बदलते नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बताया, हमारे देश के अंदर भी बताया कि बहुत सारे लोग हैं जिनको हमारे देश ने जो सीए जिसको कानून की बात करते हैं, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, उसमें बहुत सारे लोगों को नागरिकता दी गई है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अगर मान लीजिए वो प्रताड़ित होते हैं या शरण मांगते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी जो है नागरिकता को मानवीय आधार के ऊपर भी दिया जाता है। सर, ये तो हुई बहुत सारे उनको जो राइट्स दिए गए उसकी बात, लेकिन अगर कोई विदेशी अगर किसी अधिनियम का उल्लंघन करे तो क्या होता है? कोई पेनल्टी होती है और कैसी पेनल्टी है सर? देखिए, जब भी कोई विदेशी हमारे देश में है, आपने अगर देखा होगा बहुत बड़ी संख्या में हमारे देश के अंदर जो दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीकन संबंधित जो लोग हैं हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में होते हैं जी। और बहुत बड़ी संख्या में होने के साथ साथ ऐसा नहीं है, मैं किसी के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं जो नारकोटिक्स ड्रग्स के अंदर पकड़े जाते हैं, अरेस्ट होते हैं, तो उनके ऊपर एक तो हमारे देश का जो मौजूदा कानून है वो मौजूदा कानून केवल हमारे देश के नागरिकों पे नहीं बल्कि हर ऑफेंडर पे लगता है। अच्छा, एग्जाम्पल मान लीजिए एनडीपीएस एक्ट के अंदर किसी भी व्यक्ति के पास नारकोटिक ड्रग्स पाया जाता है, किसी भी व्यक्ति के पास, वो व्यक्ति जरूरी नहीं है सिटीजन ऑफ इंडिया हो, अगर सिटीजन ऑफ अगर अफ्रीका भी है तो उसके ऊपर भी नागरिकता का सारे जो कानून है वो लगेगा। अच्छा। अब एक तो ये, उसके बाद जब वो कानून लग जाता है और वो जब उसकी सजा पूरी हो जाती है तो सजा पूरी होने के बाद उस व्यक्ति को हमारे देश से डिपोर्ट कर दिया जाता है, हमारे देश से उस देश में भेज दिया जाता है, और हमेशा हमेशा के लिए जो उसका पासपोर्ट होता है उस पासपोर्ट को हम ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, वो हमारे देश में नहीं आता। अच्छा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे छोटे क्राइम होते हैं, उन छोटे क्राइमों के अंदर जो आईपीसी के बड़े क्राइम नहीं है, जिसके अंदर उनके सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर उसको लगता है कोई व्यक्ति हमारे देश में आ गया है, हमारे यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को तो वो के लिए डेंजरस हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर उसकी वजह से खराब हो रहा है, ये ऐसी स्थिति है जो हमारे मित्र राष्ट्र हैं, स्पेशली मैं आपको कह रहा हूँ जो हमारे मित्र राष्ट्र हैं, उन मित्र राष्ट्रों को के पास ये सोच की नजर में कोई व्यक्ति हमारे देश में ऐसा आया है तो उनकी नजर में उनका दुश्मन है, तो ऐसी स्थिति में भी जो हमारी कूटनीति को ध्यान में रखते हुए उस व्यक्ति को मित्र राष्ट्रों की वजह से या हमारे जो अंतरराष्ट्रीय जो यूएन के कानून उनकी वजह से
उस व्यक्ति को हमारे यहाँ से डिपोर्ट करने के लिए जो विदेशी जो हमारा जो डिपार्टमेंट होता है वो डिपोर्ट करने के लिए उनको उस व्यक्ति को यहाँ से भेजने के लिए बाध्य कर सकता है और उस व्यक्ति को यहाँ से डिपोर्ट होना पड़ेगा। वो एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकता कि भाई वो ह्यूमन है और वो जरूर इस देश में रहना चाहेगा जब तक कि विशेषाधिकार में या मान लीजिए वो हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसी रिट नहीं लगाता जिसमें ये साबित होता है कि वो प्रताड़ित है या शरण देने आया है, तब तक उस व्यक्ति को मैटर ऑफ राइट के रूप में अधिकार नहीं है कि हमारे देश की जो संसाधनों को इस्तेमाल करे और हमारा जो व्यवस्था है वो उसको डिपोर्ट करने का पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त है। ठीक है। अब सर एक और बात निकलकर सामने आती है कि विदेशियों के जो नाम होते हैं उनमें बदलाव पर क्या कुछ नियम कानून है? देखिए, जब हमारे देश में जब किसी व्यक्ति का नाम जो होता है, जब नाम बदला जाता है तो उसका कानून ये है कि उस व्यक्ति को जो जैसे उसके जो एफिडेविट बनता है और एफिडेविट बनने के बाद जो नेशनल गजट होता है उस गजट के अंदर उसको देना पड़ता है और गजट में उसको लिखवाना पड़ता है कि भाई मैंने अपने नाम को चेंज कर लिया। अच्छा। तो जो हमारा राष्ट्रीय गजट होता है उस राष्ट्रीय गजट में उसका नाम चेंज होता है। लेकिन क्योंकि कोई विदेशी नागरिक जो होता है उसकी नागरिकता हमारे पास है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास उसके नाम को अधिक चेंज करने का हमारा अधिकार नहीं है। मानवीय आधार पर अगर मान लीजिए कोई नाम रखना, क्योंकि जो हमारा नेशनल गजट है, नेशनल गजट पूर्ण रूप से जो है वो नागरिकों के लिए होता है, उसमें विदेशी नेशनल गजट में शामिल नहीं हो सकते। तो ऐसी स्थिति में जो वहाँ का जो कंसर्न जो डिपार्टमेंट वहाँ का जो कंसर्न कंट्री होती है उस कंसर्न कंट्री को या वहाँ के जो कमिश्नरेट होता है उन्हीं को उनको अप्रोच करना पड़ता है। जैसे ये दूतावास बने होते हैं उन्हीं को उनको अप्रोच करना पड़ता है और वहाँ के जो संबंधित अधिकारी हैं वही ये देखते हुए कि उस व्यक्ति का नाम अगर बदलना है या क्या बदलना है या क्यों बदला जा रहा है उसके पीछे की सारी जांच को ध्यान में रखते हुए केवल उन अधिकारियों के पास ये अधिकार होता है कि उसके नाम को बदला जा सकता है या उसके नाम को वो फिर आगे, क्योंकि उसके बाद नाम बदला जाएगा तो उसकी आइडेंटिटी उस देश में नागरिकता चेंज होगी तो उसके बाद का जो उसका पासपोर्ट है उसमें नाम चेंज होगा और बहुत सारी प्रक्रिया है। अच्छा। तो ऐसी स्थिति में वो सारी की सारी जो जिम्मेदारी होती है वो अमुक जो देश होता है उसके अपने होम डिपार्टमेंट में या और जो डिपार्टमेंट है उनसे संबंधित कार्रवाई में ही वो कर सकता है और हमारे देश में जो गजट द्वारा वो केवल नागरिकों के लिए ही किया जा सकता है। ठीक है। अब सर मान लीजिए जाली पासपोर्ट के उपयोग करने के लिए वो जो जुर्माना होता है उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए सर, जानकारी दीजिए। देखिए, अगर कोई व्यक्ति जाली पासपोर्ट लेके विदेश जा रहा है या विदेशी जाते हैं पकड़ा जाता है तो सबसे पहले तो अब तो हमारे यहाँ पे BNS आ गया है, भारतीय न्याय संहिता आ गया। उससे पहले जो IPC था, इंडियन पेनल कोड था। तो एक पासपोर्ट का जाली होना यानी एक दस्तावेज का फोर्ज होना, एक तो फोर्ज उसका बनाना, अगर कोई दस्तावेज फोर्ज बनाता है तो पहले 467 लगता था जिसकी सजा जो है वो लाइफ थी, यानी कि लाइफ तक सजा होती है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे डॉक्यूमेंट को फोर्ज करता है जिसमें कोई अधिकार पैदा होता है तो उसकी सजा लाइफ टाइम है। तो 467, 468, 471 यानी इसके अलावा कोई फोर्ज डॉक्यूमेंट को भी अपने पास रखता है। मान लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति कहता है कि मैंने फोर्ज नहीं किया लेकिन उसके पास एक फोर्ज डॉक्यूमेंट मिलता है, वो हो सकता है संभव है कि उसने ना किया हो, किसी और व्यक्ति ने किया हो, तो जिसके पास फोर्ज डॉक्यूमेंट मिलता है उसके ऊपर भी 471 IPC जो पुराना था और BNS का नया प्रोविजन वो लगता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल विदेशी है तो उसको केवल डिपोर्ट किया जाएगा और कुछ नहीं किया जाएगा। जो हमारे देश के तात्कालिक जो आपराधिक कानून है वो आपराधिक कानून भी उस व्यक्ति पर सारे के सारे ऐसे ही लागू होंगे जैसे हमारे देश में एक व्यक्ति के ऊपर होते हैं, उनको कोई विशेष छूट नहीं है। आपने देखा होगा अभी आजकल में विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो लोग विदेशी लोग हैं और उन्होंने अपराध कर रखा है और जो ऑलरेडी अंडर ट्रायल है या ऑलरेडी कॉन्विक्टेड है तो उनको डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। उनको डिपोर्ट नहीं, क्योंकि उनको डिपोर्ट इसलिए नहीं कर सकते आप क्योंकि वो ऑलरेडी सजा उनको दी जा चुकी है। जब तक उनकी सजा का प्रोविजन सजा पूरी नहीं हो जाती है, ट्रायल यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो जाता और ट्रायल में ये सब उनको या तो बरी किया जाएगा या उनको सजा दी जाएगी। तो जब तक वो पूरा प्रावधान नहीं हो जाता तब तक किसी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि इस अधिकार पे कि विदेशी है वो यहाँ की जो कानूनी व्यवस्था है उसको छोड़ के यहाँ चला जाए या सरकार उस व्यक्ति को जबरदस्ती डिपोर्ट कर दे।
तो जो अगर किसी व्यक्ति ने कानूनी रूप से जो गैर कानूनी काम किया है तो उस गैर कानूनी काम की सजा जो है पहले उसको दी जाएगी, फिर होने के बाद ही जो उसको डिपोर्ट करने का प्रोविजन है। ऐसे किसी को भी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसीलिए कहा है कि जो अपराधी है वो अपराधी को पूरी सजा दी जाए, उसके बाद ही उसको डिपोर्ट किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया ऋषिपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त निकालने के लिए और लोगों को इन तमाम बारीकियों से अवगत कराने के लिए। लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।